देखो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो धातु के गुण धर्म और धातु का जो दूसरा गुण धर्म चल रहा था कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ में, जल के साथ। आज हम पढ़ेंगे धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ या तनु अम्लों के साथ। तनु क्या होता है? जिस अम्ल में पानी मिला होता है उसको हम तनु अम्ल बोलते हैं। ठीक है, देखो वह यूनिट 3 का चल रहा है अपना, ठीक है ना। यूनिट 3 धातु तथा अधातु। देखो धातु के रासायनिक गुण धर्म चल रहे थे। धातु के रासायनिक गुण धर्म चल रहे थे। रासायनिक गुण क्या चल रहे थे? धातु के रासायनिक गुण धर्म चल रहे थे। और रासायनिक गुण धर्म थे, उसमें पहला हमने पढ़ा था ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा था जल से अभिक्रिया, और आज हम तीसरा पढ़ेंगे धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की अम्ल से अभिक्रिया। धातु की यदि हम अम्ल से अभिक्रिया कराते, जनरली तनु अम्ल से करते। धातु की अभिक्रिया जब हम तनु अम्ल से करवाते हैं तो देखो क्या होता है। एक तो लवण बनता है और साथ में क्या होती है? H2 मुक्त होती है। तो हम क्या कहेंगे कि जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्ल से कराई जाती है तो लवण बनता है तथा बाहर क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब हम जनरली एक एक उदाहरण लेकर के समझेंगे कि कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, कौन से अम्ल के साथ करवाएंगे और कौन सा लवण बनेगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं Mg को उठा लूंगा। Mg की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा दूं, तनु कंडीशन में ध्यान रखें, तो बनेगा MgCl2। क्योंकि इसकी संयोजकता 2 आपको बार बार बताइए, Mg और Cl की 1 होती है, तो उल्टे गुणा होते हैं ये 1 से, तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और इसकी 2 है तो यहाँ 2 लगा। बाहर कौन सी गैस निकल गई? H2 गैस बाहर निकल गई। संतुलित कर दो, Cl के इधर कितने? 2, तो यहाँ भी कितने लगा दिए? ये का धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती है तथा H2 मुक्त होते हैं। तो तनु अम्ल से अभिक्रिया की लवण बना और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। Mg + 2HCl MgCl2H2। दूसरी धातु को उठा लो, जैसे एल्युमिनियम को उठाया, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई तो बनेगा AlCl। अब आपको पता है Al की तो 3 होती है संयोजकता और Cl की कितनी होती है? 1 होती है। उल्टा गुणा हो जाएगा, इधर कितना चला जाएगा? 3 और इधर 1 को लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या हुआ? AlCl3 और बाहर क्या निकल गई? H2 गैस। कौन सी गैस निकल गई? H2। अब देखो Cl के कितने हैं? 3, इधर एक बार 3 लगा दूं। 3 लगाने से क्या होगा? देखो यहां यदि मैं 3 लगा दूंगा तो इसके तो हो जाएंगे, किसके? Cl के, तो संतुलित। अब देखो H2 के इधर कितने हैं? H2 के इधर 2 हैं और इधर कितने हैं? 3। ऐसा नहीं चलेगा। तो यहां हम क्या करेंगे कि यहां 3 के बाद में 4 लगाएंगे। 4 लगाएंगे तो 4 किसी रूप में होगा नहीं, तो वही समानार्थी गुणा 3 दूनी 6। यहाँ कितने कर दूं? 2। 3 दूनी 6, तो यहाँ कितने कर दूं? 6। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन के कितने? 6, तो 3 दूनी 6। यहाँ 2 लगा दिए बस, 1 से तो हो ही नहीं रहा, तो 3 दूनी 6। Cl के 6 हो गए और यहाँ Cl के कितने हो गए? 6 हो गए। हाइड्रोजन के 6, तो 3 दूनी 6। Al के 2 है, तो ये है मैग्नीशियम क्लोराइड और ये है एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखो अपने Fe को ले लो चाहे Zn को ले लो, इसकी अभिक्रिया HCl से करवाते हैं तो Zn की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो क्या बनेगा? ZnCl2। Mg की तरह Zn Cl2 ही बनेगा। बाहर क्या निकल जाएगी? H2। संतुलित करो, Cl के 2 है तो यहाँ 2 लगाने से काम चल गया, हाइड्रोजन के 2 हो गए, यानी Mg के समानार्थी अभिक्रिया। तो हमने क्या कहा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाती है तथा H2 मुक्त होती है। कौन कौन सी धातुएं ली? Mg ली, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जस्ता। इसकी तीनों की अभिक्रिया HCl से करवाई, लवण बना MgCl2, AlCl3 और ZnCl2, बाहर निकली H2। फिर इसको हमने संतुलित किया तो क्या किया कि Cl के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दिए,
या Cl के 3 थे तो 3 लगाए, 3 लगाते हाइड्रोजन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के 3 लगाना पड़ा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये अपना क्या हुआ, धातु की अम्ल से अभिक्रिया, यानी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी, लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, यदि हम धातु की अभिक्रिया, किसकी, धातु की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवा दें तो यहां लवण तो बन जाएगा किंतु हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। क्या बाहर नहीं निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलती है। देखो क्यों नहीं निकलती हाइड्रोजन गैस, क्योंकि HNO3 होता है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। किसका काम करता है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना लेगी, जल बना लेगी। यानी HNO3 होता है, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ धातुएं हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। आपको क्वेश्चन कर ले तो हम क्या कहेंगे कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है यानी HNO3 जो होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो हाइड्रोजन से क्रिया कर उसे जल में बदल देता है, यानी जल में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। और जो खुद पीछे बचा वो या तो NO2 में बदल जाता है या N2O में बदल जाता है या NO में। जिस तरह से O इसको मिलेंगे उस आधार पर रहेगा, यानी इस हाइड्रोजन को किस रूप में ये O दे रहा है उसी के रूप में NO2 की आवश्यकता पड़ेगी तो NO2, N2O की आवश्यकता पड़ेगी तो N2O और NO की आवश्यकता पड़ेगी तो NO। ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है जो हंसने वाली गैस होती है, इसको हास्य गैस भी बोलते हैं। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जिस तरह से अपने कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी तरह से ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको क्वेश्चन करे कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसके साथ धातुएं जब अभिक्रिया करती हैं तो वो हाइड्रोजन मुक्त नहीं करती, तो इसका आंसर हमें क्या देना पड़ेगा कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और नाइट्रिक अम्ल जब प्रबल ऑक्सीकारक हो गया तो जो H2 गैस बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है, जो H2 गैस बाहर निकल रही है उसको जल में बदल देता है। किस में बदल देता है, जल में बदल देता है और खुद किस में अपचयित हो जाता है, NO2 में, N2O में और NO में। वो आवश्यकता अनुसार होता है। वैसे आपके सिलेबस में अभिक्रिया नहीं है, फिर भी मैं एक अभिक्रिया के द्वारा ये बात आपको समझा दूं। जैसे ये मान के चल लो अपनी Zn की अभिक्रिया है, Zn की अभिक्रिया हमने HNO3 से करवाई। किससे करवाई, HNO3। तो क्या बनेगा, Zn का नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Zn का नाइट्रेट बन गया। ये Zn का नाइट्रेट बन गया। Zn का जो नाइट्रेट बना और इसमें बाहर निकल जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा यहाँ हम तनु ले रहे हैं या सांद्र। यदि तनु ले रहे हैं तो यहाँ निकलेगा N2O और H2O बाहर निकलेगा, और यदि सांद्र ले रहे हैं तो ये सेम रहेगा NO3 होल ट्वाइस NO और H2O निकलेगा, जिस रूप में वो होगा। क्योंकि तनु है तो पानी पर्याप्त मात्रा में, तो पानी ऑलवेज चला जाएगा, यानी N ज्यादा हो जाएंगे और O कम हो जाएगा। तो ये भी कोई अपने सिलेबस में अभिक्रिया नहीं, एक समझाने के लिए बताया। आपको क्वेश्चन इतना ही करता है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं, क्यों? तो वहां हम क्या कहेंगे कि जो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल के साथ, कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। तो इसका आंसर हम देंगे कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो H2 को जल में ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें ऑक्सीकृत कर देता है, जल में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी बदल देता है। यहाँ बदलना मान लो चाहे वैसे शुद्ध नाम ऑक्सीकृत है, यहाँ पर ऑक्सीकृत कर देता है। और जो अपना जो खुद नाइट्रिक अम्ल है वो या तो NO2 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, NO2 में, या वो किस में बदल जाता है, NO में बदल जाता है।
या वो किसमें N2O में, वो धातु पर निर्भर करेगा, धातु पर और ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा कि वो किस में बदल रहा है। यानी बदलना एक में है, NO2 में बदल जाए, NO में बदल जाए, N2O में। देखो यहाँ N2O में बदला या NO में बदला, किसी और धातु को उठा लेते तो NO2 में बदल जाता। यानी ये इसका एक सीक्वेंस कि NO2, NO, N2O किसी एक में बदले। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको जल में ऑक्सीकृत कर देता है तथा खुद NO2, NO तथा N2O में अपचयित हो जाता है। ठीक है, ये अपना क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के रूप में बताया कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त नहीं करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। वैसे धातु और अधातु की अभिक्रिया आपस में वो भी आगे चलेगी, और एक धातु अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को हटाती है, वो हम एक के लेसन में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम वापस नहीं पढ़ेंगे। और धातु है धातु की क्रिया जस्ट अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है सक्रियता श्रेणी। कौन सा आता है, सक्रियता श्रेणी। देखो हम सक्रियता श्रेणी किसको कहेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी का उपयोग लिखिए या सक्रियता श्रेणी बनाइए, इस तरह के क्वेश्चन बनते थे। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी का उपयोग लिखिए। या क्वेश्चन ये पूछता है कि सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी को बनाइए। तो देखो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं कि जब धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाता है, घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाता है। जब धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखते हैं, उस श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उपयोग पूछ ले कि सक्रियता श्रेणी का क्या उपयोग, अपने से उपयोग का क्वेश्चन कर ले कि सक्रियता श्रेणी का क्या उपयोग है। वैसे सक्रियता श्रेणी का जो उपयोग हम लास्ट में पाठ के धातु निष्कर्षण पढ़ेंगे, कि तू यहाँ छोटा सा बताता हूँ। आपकी बुक में देखो यहाँ सक्रियता श्रेणी का उपयोग दिया हुआ नहीं है, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, सक्रियता श्रेणी का उपयोग लिखिए। तो बच्चे सोचेंगे सक्रियता श्रेणी के पास में तो सक्रियता श्रेणी का तो उपयोग ही नहीं दिया हुआ है। तो देखो पाठ के लास्ट में जो धातु निष्कर्षण हो रहा है वो सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हो रहा है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो सक्रियता श्रेणी पर निर्भर हो रही है। जो आगे का जो पाठ है आयनिक यौगिक के निर्माण के बाद का, वो सक्रियता श्रेणी पर ही टिका हुआ सारे का सारा। तो सक्रियता श्रेणी का अलग से उपयोग लिखाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि हो जाए तो लिखो धातु निष्कर्षण, यानी सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है ना, धातु की रासायनिक अभिक्रिया भी सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करती। तो देखो घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करें। परिभाषा को वापस सुन लो कि वह श्रेणी जिसमें धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी किसको कहेंगे कि धातुओं की वह श्रेणी, क्या वह श्रेणी जिसमें धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाता है उसको हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका उपयोग क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका उपयोग होता है, और मुख्य उपयोग क्या है, धातु निष्कर्षण किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही धातु का धातु निष्कर्षण होता है। क्या उपयोग है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही धातु का धातु निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो हम सक्रियता श्रेणी बनाएंगे। देखो सबसे अधिक क्रियाशील है Na, फिर कैल्शियम आता है। क्या आता है, कैल्शियम। मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर दूं, ये थोड़ा जिसे नीचे तक सक्रियता श्रेणी आ जाए। ये पोटेशियम है, फिर अपना सोडियम है, फिर अपना कैल्शियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम,
वैसे याद रख लो, कनाका मांगे आलू, जन फिर भी हम क्यों है सोना चांदी सोना, ऐसे ये सरणी। कनाका मांगे आलू, लिख देता हूं, कनाका मांगे आलू, कनाका मांगे आलू, जन फिर भी हम क्यों। यो पारा, पारा का शब्द यहाँ याद रखने के लिए पेरा, जब आपको देखिए ये चीज वो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं, ये पेरना, बोले जैसे इसने जेवरात पैर रखे हैं, ठीक है, तो पेरा या पारा को मैं पेरा शब्द यूज कर रहा हूं, पेरा, हम क्यों पेरा चांदी सोना। याद कैसे रखोगे, कनाका मांगे आलू, जन फिर भी हम क्यों पेरा चांदी सोना। यह सक्रियता श्रेणी। परिभाषा पूछ लेता है, सक्रियता श्रेणी बनाइए तो ऐसे बनानी पड़े। विस्थापन अभिक्रियाएं इसी आधार पर ही होती कि देखो, नीचे वाली होती है वो कम क्रियाशील और ऊपर वाली अधिक, यानी ऊपर वाली धातु हमेशा नीचे वाली को प्रतिस्थापित करती है। देखो Cu को प्रतिस्थापित किया था एक के लेसन में, किसके द्वारा, Fe के द्वारा, Zn के द्वारा। कभी Fe या Zn को Cu के द्वारा किया गया नहीं, क्यों, क्योंकि ये कम क्रियाशील है और ये अधिक, यानी ये क्रियाशीलता है घटती हुई क्रियाशीलता, यानी ये अधिक क्रियाशील। कैसी है, ये अधिक क्रियाशील है, ये मध्यम क्रियाशील है, और ये कौन सी हैं, कम क्रियाशील। तो ये अपनी सक्रियता श्रेणी हुई। सक्रियता श्रेणी की परिभाषा क्या है, धातुओं की वह श्रेणी जिसमें उनको घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, यह सक्रियता श्रेणी होगी जब धातुओं को घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में रखा। यह सक्रियता श्रेणी बना के बता दिया आपको, कनाका मांगे आलू, जन फिर भी हम क्यों पेरा चांदी सोना। ठीक है, सक्रियता श्रेणी का उपयोग कभी पूछ लेता है, क्योंकि कौशल टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो देखो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपको कहेगा कि सक्रियता श्रेणी का उपयोग क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि धातुओं का निष्कर्षण, यानी धातुओं का निष्कर्षण सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे धातु तथा अधातु की क्रिया, जिसमें आयनिक यौगिक का निर्माण पढ़ेंगे कि आयनिक यौगिक कैसे बनता है, फिर धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे। ये 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। ठीक है, फिर अपना लेसन पूरा हो जाए।